हाँ जी। आज की क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। मुश्किल काम नहीं है ये वाला। बेसिक रूल हमने सारे सीख लिए हैं, प्रोडक्ट रूल हमें आता है, क्वोशिएंट रूल आता है, अब चेन रूल भी अच्छे से आता है। तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ और जितना भी हो पाए ट्राई ज़रूर करना। एक बार यहाँ से देख लेना, सॉल्यूशंस हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, और ये करने के बाद एक बार दोबारा से ट्राई करना। आप यकीन नहीं मानोगे, डिफरेंशिएशन सबसे ईज़ी चैप्टर लगेगा अगर आपका ये बेसिक आपको क्लियर है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर इससे रिलेटेड होंगे सारे के सारे आपको बहुत आसान लगेंगे। सिर्फ कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से बिना देखे, मतलब अभी तो मैं करवा रहा हूँ बट आप बिना देखे फाइनल आंसर जो गिवन है पीछे उससे मैच करा पाओ। ठीक है? जहां दिक्कत होगी, हो सकता है पीछे कुछ आंसर्स गलत हो, जहां दिक्कत होगी आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको कोई गलती होगी तो सही आंसर्स भेज दूंगा। हाँ जी। देखो, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में ए एक्स प्लस बी गिवन होता था, साथ में एक y भी होता था। इन क्वेश्चंस में y नहीं है, अपनी तरफ से y मान लो। क्या ये y मानना कंपल्शन है? तो यहाँ पर जवाब है नहीं। नहीं भी मानोगे y तब भी आप आंसर दे सकते हो। बट क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में y का बहुत ज्यादा रोल होगा, किसी दूसरे वेरिएबल का बहुत ज्यादा रोल है, जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे, तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमें y मानना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन करो, y मान करके ही शुरू करना। 1 से 20 में अगर आपने होमवर्क में नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे वाले क्वेश्चंस में y मान के करना। अब देखो, सबसे पहले आप बताना ज़रूर कि जो भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, ठीक है? तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से करो। डिपेंडेंट के हिसाब से करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट वो कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग है हमारा, तो अभी इंडिपेंडेंट के हिसाब से करके चलो। डिपेंडेंट वाला भी आपको समझ आएगा। सिंपल भाषा में ये 2 वेरिएबल होंगे, एक मेन वेरिएबल, एक उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेन वेरिएबल के हिसाब से कर देना हमेशा, और वो एक्स ही होगा जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसके अंदर। तो y अब y नहीं रहेगा, बदल जाएगा, और बदलने के बाद ये नजर आएगा dy/dx जैसा। उसके बाद यहाँ पर एडिशन की फॉर्म में गिवन है, सारी की सारी वैल्यूज एडिशन की फॉर्म में गिवन है। कोई रूल एडिशन के ऊपर या सब्ट्रैक्शन के ऊपर नहीं लगता। जो रूल यहाँ लगता है वो है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। मतलब बिना रूल के आप डिफरेंशिएट करोगे ax को, आप इसे ax डैश भी लिख सकते थे, या डिफरेंशिएशन ऑफ ax अपॉन में dx पूरा पूरा लिखो, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ b। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता तो आप इनिशियल अल्फाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश के, जो इनिशियल अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इन्हें हम एज्यूम कर लेते कॉन्स्टेंट्स के बराबर। ठीक है ना? इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स के बराबर, और बाकी जो बाद वाले वेरिएबल है, यू के बाद, यू वी, जो भी है इसके बाद, वो सारे के सारे जितने भी रिजल्ट आपके यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो कुछ भी रिजल्ट आपके पास आ रहा है, वो सारे के सारे, यानी लास्ट के जो वेरिएबल होंगे, ठीक है ना, लास्ट के जो वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे, सॉरी, लास्ट के जो अल्फाबेट्स होंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स मान लेना। ठीक है? तो सिंपल सी बात समझाई। नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर जो शुरू वाले वेरिएबल्स, सॉरी, शुरू वाले जो अल्फाबेट्स होंगे उन्हें मैथमेटिक्स में कांस्टेंट्स मान लिया जाता है। यानी ए 7 की तरह, बी किसी नंबर की तरह, 8 की तरह, -10 की तरह, किसी भी नंबर की तरह मान लिया जाएगा शुरू के अल्फाबेट्स को, और बाद वाले सभी अल्फाबेट्स को वेरिएबल मान लिया जाएगा। ठीक? तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डिफरेंशिएशन के दायरे से बाहर है। स्कोप ऑफ डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल कवर करता है, अल्फाबेट्स या कांस्टेंट्स को कवर नहीं करेगा। अल्फाबेट नहीं, कांस्टेंट्स को कवर नहीं करेगा। यानी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर डी, जो साथ में था ए के, मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर बी पूरा कांस्टेंट है, इसको अगर बाहर निकाल लोगे तो अंदर 1 बचेगा। उस 1 की जगह, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ, लिख देना एक्स की पावर 0। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और ये है एक्स की पावर 1। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर पहले से कम हो जाएगा, यहाँ बी,
0 आगे आ जाएगा, x की पावर पहले से कम हो जाएगी, और इसके बाद फाइनल आंसर, क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट अब सॉल्व करोगे तो 1 और ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर 0, मतलब हमारा फाइनल आंसर ए होगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने वाली वो ये कि जब भी किसी क्वेश्चन में वेरिएबल गायब हो तो वेरिएबल अपनी तरफ से x टू दी पावर 0 मान लेना, और कुछ मानने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ x टू दी पावर 0 मान लो और इसी को डिफरेंशिएट करके आपका आंसर अपने आप 0 आ जाएगा। साथ में एक रूल हमने ये भी पढ़ा कि कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कोई रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअली हर वैल्यू को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। बट अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए या अगर डिवीजन आ जाए तो आप बच नहीं सकते, तो फिर हमें रूल्स लगाने पड़ेंगे, जो भी रूल्स एप्लीकेबल है, जो हमने सीखे हैं वो सब लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, हम सारे के सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क भी है, तो टैली कर लेना, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं अभी। हाँ जी, देखो सिंपल। सबसे पहले क्वेश्चन जो भी गिवन है इसे मैं y मान लेता हूँ, फिर रिपीट करो, कोई कंपल्शन नहीं है, बट आगे वाले क्वेश्चंस की तैयारी अभी से कर रहे हैं हम, ताकि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ पाए और उसके बेसिस पर इसे डिफरेंशिएट कर पाए। ये बन जाएगा अब चेंज होकर के dy बाई dx। ऊपर का क्वेश्चन एडिशन की फॉर्म में गिवन है, मतलब ये कि आप डिफरेंशिएशन लगा सकते हो, वेरिएबल्स पर कांस्टेंट्स बाहर निकाल लेना डिफरेंशिएशन से। इस तरीके से लिख दिया मैंने, डन। अब ये वाला जो पार्ट है, अभी कर देंगे इसको डिफरेंशिएट। सेकंड वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को ये डिवीजन में गिवन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है, और जब डिवीजन में गिवन होगा तो रूल काम करता है क्वोशंट रूल। आप कभी कभी क्वोशंट रूल को अवॉइड कर सकते हो, अगर ऊपर आपके पास कोई नंबर आ रहा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्वोशंट रूल को अवॉइड किया जा सकता है। इसकी जगह पर मैं चेन रूल लगा सकता हूं, ठीक है ना? ठीक, इसकी जगह पर हम चेन रूल लगा सकते हैं। बट आपका तो क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरत है चेन रूल लगाने की, तो हमने पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक के अंदर, x की पावर n को हमने सॉल्व किया हुआ है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है nx n-1। बिल्कुल, यहाँ पर चेन रूल नहीं भी लगाओगे तब भी बात आराम से निकल जाएगी, मतलब तब भी सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। बट आने वाले क्वेश्चन में जब भी ऊपर कोई वैल्यू गिवन हो, अभी कर लेंगे क्वेश्चन, जब भी कोई ऊपर नंबर गिवन हो और नीचे आपके पास वेरिएबल आ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल लगाने की जगह इसको अवॉइड करके चेन रूल भी लगाया जा सकता है। मैं अभी दोनों मेथड से आने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, तो 1/x को लिख दिया x की पावर -1, बिना चेन रूल के भी ये क्वेश्चन हो सकता है। दोनों के अंदर लगा दो एल्जेब्रिक वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अब एल्जेब्रिक की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखना जरा। ये आपका, आप समझ लो कि ये आपका इक्वेशन वाला पार्ट है जो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? अभी कर्व कैसे है उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, याद कर लो बस कि इक्वेशन वाला पार्ट किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब जो हमने निकाला ये कर्व नहीं है, ये कर्व के अंदर होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही चेंज था। तो अब ये जो इक्वेशन है, अब वो कर्व नहीं है, जो नीचे वाली सेकंड इक्वेशन है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन थी, नीचे जो सेकंड इक्वेशन है, अब ये चेंजेस इन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई कर्व इस तरीके से बनी थी तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जाते हुए एक्स के अंदर के बदलाव ने वाई के अंदर कितना चेंज किया, अब ये इस पर ध्यान दे रहा है। तो दोनों बहुत डिफरेंट है, कर्व और कर्व का जो चेंज है, यानी जिसे हम dy by dx बोल रहे हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना? तो गलती से भी ये मत समझो कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर अलग चीज है, नीचे अलग बातें हैं, ठीक? तो हमने बस नीचे ध्यान दो, हमने बस नीचे ये देखा कि अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है, यानी उसके बदलाव को कैसे समझना है। तो बदलाव कैसे समझा हमने? सिंपल, कॉन्स्टेंट्स डिफरेंशिएशन के स्कोप से बाहर थे, उन्हें साइड कर दिया, जो वेरिएबल थे उनके अंदर एप्लीकेबल रूल लगा रहा हूं।
अगर कोई चीज एल्जेब्रिक की कैटेगरी में फॉल करेगी तो एल्जेब्रिक का रूल लगेगा, फ्रैक्शन में गिवन है और आप उसे x टू द पावर n में चेंज कर सकते हो, जैसे कि नीचे आ भी गया है तो आप आराम से चेंज करो और वो रूल लगा देना। मुझे पता है कि बहुत सारी बातें हमने जो पढ़ी हुई है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस इसीलिए कि फाइनल टाइम एक बार दिमाग में बैठ जाए और इसके बाद हमें ज्यादा सोचना ना पड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर 2ax बन जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और वो चीज नीचे जाकर के वापस पॉजिटिव हो सकती है, तो ये लिख दिया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक के अंदर और अंडर रूट 5x - 4, क्वेश्चन नंबर 4 अंडर रूट 5x - 4, ये क्वेश्चन है हमारा। लेट करते हैं y इक्वल टू अंडर रूट 5x - 4। एक बार दोबारा फिर से वही कहानी, y और x में जरूरत थी तो हमने कर दिया और इसके बाद डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले किसी कर्व का रिप्रेजेंटेशन है, अब उस कर्व का चेंज है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या ये बात अभी करना इंपॉर्टेंट है? अभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे वाले पार्ट्स के लिए हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना, कुछ कुछ चीजें ऐड करूंगा तो आपको वो आने वाले पार्ट जो तब मुश्किल लगने थे आसान लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो dy/dx इक्वल टू कैसे निकालूंगा? अब पहले समझते हैं। जो आइलेट के फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, जैसे कि एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग एक्स टू द पावर एन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इनमें से किसी कैटेगरी में हमने बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, यानी ये अपने उन स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकता हूं जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, फॉर्मुलेस के अंदर, उस स्टैंडर्ड फॉर्म से तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। तो इसे करने के लिए मुझे कोई स्पेशल ट्रिक चाहिए और ट्रिक के नाम पर हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और लास्ट में है चेन रूल। प्रोडक्ट तब लगता जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है बस एक ही फंक्शन है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। सेम रीजन से क्वेश्चन रूल भी नहीं लगेगा क्योंकि डिवीजन में कोई दूसरा फंक्शन नहीं आ रहा। बारी आती है चेन रूल। चेन रूल के लिए हमें इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन रहेगा, यानी अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, बस वो रूट हटा करके हाफ लिख दिया, एक ही बात होती है, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब आगे समझते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो, हाँ जी, अब देखो क्या करना है। अगर चेन रूल लगाए, सिंपल रखते हैं, अगर चेन रूल लगाए जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया, तो उसके लिए मुझे 5x - 4 हाफ को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया और इसे मानना पड़ेगा t⁻⁻½ और लिखना पड़ेगा कि t 5x - 4 है। फिर हम यहां से dy/dt निकालते थे लंबे वाले तरीके से, यहां से dt/dx निकालते थे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और फाइनली जाकर के हमारा dy/dx निकल के आता था। वो लंबा तरीका। ठीक, शॉर्टकट में कहानी क्या है जरा वो समझते हैं। देखो, कंफ्यूज नहीं कर रहा, जरा समझने की कोशिश करो। देखो, अगर ये ऐसा दिख रहा है 5x - 4 रेज टू दी पावर हाफ, तो पहले पार्ट में अपने पार को ही सॉल्व करना था, टी की पावर हाफ में अपने पार को ही सॉल्व करना था। तो वही काम सीधा करो, पहले पार आगे ले आओ, मतलब इसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं, पार आगे ले आओ और 5x - 4 की पार पहले से एक कम कर दो। जो आपका dy/dt निकल करके आता वही मैंने यहां पर भी निकाला है, बट सीधा, बिना कुछ लेट किए हुए। इनटू में अगला नंबर उस टी वाले पार्ट का आता, मतलब मैं आपको यही बार बार कहता हूं कि आपने अभी ये पार्ट सिर्फ सॉल्व किया, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट छुपे हुए हैं, आपने अभी खाली ये हाफ वाला पार्ट सॉल्व किया है। अगर इस पार्ट को हटा दिया जाए तो आप देख सकते हो कि अभी अंदर वाला पार्ट डिफरेंशिएट नहीं हुआ, सब कुछ बदलेगा, एक एक करके सब कुछ चेंज होगा, जिस जिसके पास वेरिएबल है सब बदलना है। तो पहले पार को चेंज कर दिया और अब बारी अंदर वाले पार्ट की है, तो 5 कांस्टेंट सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसके बाद 4, क्योंकि बिना किसी वेरिएबल के था, वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 के अंदर। हमारा फाइनल आंसर हाफ, ये चीज माइनस हाफ आने वाली है ऊपर,
तो वही माइनस हाफ नीचे आके हो जाएगा प्लस हाफ, और हाफ को अंडर रूट वापस से लिख देना, 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो दोबारा एक बार हमने क्या किया, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमारे उन स्टैंडर्ड फॉर्म से बाहर है, तो पहले देखो कि कौन सा रूल लग रहा है। यहां लग रहा है चेन रूल, और चेन रूल में एक एक करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, पहले पार, तो पार का रूल सिंपल होता है, पार आगे आती है और पार कम होती है, ये रूल है पार का। उस टाइम पर आपका अंदर वाला पार्ट कभी चेंज नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, चेंज पहले कहां लगा, इसके अंदर, और चेंज का रिजल्ट है ये पार्ट, और ये पार्ट अभी चेंज अंदर लगा ही नहीं है। इनटू करके आपको लिखना पड़ेगा इस अंदर वाले का चेंज, 5x माइनस 4 का चेंज हो जाएगा 5 1 माइनस 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। अभी और देखते हैं आगे क्वेश्चन हम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2। आओ जरा समझे इस क्वेश्चन को। लेट कर रहा हूं y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वो कर्व अब नजर आनी है dy बाई dx की फॉर्म में, चेंज रिकॉर्ड करना है, वो आ जाएगा dy बाई dx। यहां पर बात करें तो आईलेट में हमने कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं पढ़ा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, मतलब मुझे अपने 3 रूल में से कोई रूल चेक करना पड़ेगा। और हमें दिख रहा है कि डिवीजन है, और जब डिवीजन है तो लगा दो क्वेश्चन रूल। सिंपल ये क्वेश्चन रूल, सीधा सीधा जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका कर दो स्क्वायर। सिंपल, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर वाली टर्म, 1 अपॉन मत लिख देना, ये पूरी डिनोमिनेटर की टर्म है, ये टर्म सेम रहेगी, माइनस फिर उसी टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, और पहले वाला फंक्शन यानी 1 वाला फंक्शन यहां सेम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन करना है, और किसी भी कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता आपको मानना पड़ जाता है x की पावर 0, तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ये 1 तो बच जाएगा, बट जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, और फाइनली सॉल्व करके आंसर देगा 0। 0 से आगे कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर हो जाएगा 0। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी सीखा हमने, अगर अंडर रूट एक्स प्लस 2 को सॉल्व करना है तो अंडर रूट का मतलब है पहले इस फंक्शन में एक पार है, और वो पार हाफ के बराबर है, यानी इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि अंडर रूट हाफ के बराबर है, और रूल जब लगेगा तो हाफ आगे, x प्लस 2 की पार पहले से एक कम, और अंदर वाले का भी तो करेंगे ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, साथ में 1 एज इट इज, ये रहा आपका डिफरेंशिएशन, और नीचे मैं भी स्क्वायर कर देता हूं। आराम से देखो, कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे एक बार मैसेज कर देना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब जो भी आपको ठीक लगे मुझे बता देना बस, कि आपको नहीं समझ आया या इसको दोबारा करना है हमने। तो बात जहां तक मुझे लगी कि सिंपल, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर गिवन था, रूल ये कहता है कि पहले न्यूमरेटर को करो फिर डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर को करो फिर न्यूमरेटर सेम, वही यहाँ लिखा। फिर इसके बाद 1 को डिफरेंशिएट करने पर 0 मिल गया, और इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से निकालना पड़ा, यानी क्वोशिएंट रूल के अंदर चेन रूल लग रहा है। तो पहले हमेशा डिवीजन या प्रोडक्ट, इन दोनों में से कोई रूल लगेगा, और हो सकता है कि ये रूल लगाते लगाते हमें बीच में चेन रूल भी लगाना पड़े, या क्वेश्चन पूरी तरीके से चेन रूल से अकेले ही सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अंडर रूट में कुछ नहीं किया मैंने, पार पहले लिख दी, मतलब पार का पहले सॉल्यूशन कर दिया, इनटू में अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन आपके सामने। फाइनल आंसर, पहला पार्ट 0, अगला पार्ट माइनस हाफ, वो नीचे आके हमें पता ही है कि x प्लस 2 की पार नीचे आकर के हाफ हो जाएगी, और ये सब तो 1 के बराबर ही, लिखो ना लिखो एक ही बात। नीचे अंडर रूट हट चुका होगा क्योंकि आपने स्क्वेयरिंग कर दी है, तो रूट हट जाएगा, और अब इस चीज को नीचे ले आओ तो ये ऐसा दिखेगा, माइनस हाफ एक्स प्लस 2 और x प्लस 2 की पावर हाफ, पता ही है बेस से सेम हो तो पार ऐड कर देनी चाहिए,
और जब आप पार ऐड कर दोगे तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा 3/2। बस, और कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आपको यहाँ पर करना होता है। बढ़ सकते हैं अब आगे। अब इसी में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चेन रूल भी लग सकता था। क्यों चेन रूल लग सकता है? सिंपल है, चेन रूल इसलिए लग सकता है क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर ऊपर जाकर के, नीचे हाफ था, ऊपर जाकर के माइनस हाफ की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो सिंपल, अब तो हमें आता है अच्छे से, पहले पार का, और जब पार का करो तो गलती से भी चेंज मत कर देना कुछ यहां पर, ये बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दो। माइनस हाफ माइनस वन, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पार आगे पार एक कम करना था, वो हमने कर दिया। इनटू में अब नंबर होगा, जब ये सॉल्व हो गया तो अब नंबर होगा अंदर वाली टर्म का x का 1 और 2 का 0। आप देख सकते हो आंसर दोनों से ही सेम आना चाहिए था, और आ भी रहा है। ये अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो माइनस हाफ एक्स प्लस टू रेज टू दी पावर 3/2 होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जो सही लगे वो कर लेना। ठीक है, ये खाली ऊपर तभी भेजना जब ऊपर कोई कांस्टेंट गिवन हो, फंक्शन गिवन होगा तो फायदा नहीं है। चल, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स करके। ये भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है वो या तो tan x पढ़ा था या x का स्क्वायर पढ़ा था। tan स्क्वायर x हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, और अब शुरू करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो आई होप बात हमें अच्छे से समझ आ गई है कि जब भी किसी फंक्शन की पार गिवन होगी तो अंदर वाली टर्म तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक हम पार को सॉल्व ना कर लें। यानी डिफरेंशिएशन में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी पार को, पार आगे सेम टर्म रखना, और पार पहले से एक कम कर देना, ये सॉल्व हो गया। इनटू में अगला नंबर अब tan का है, और हमें पता है कि tan को डिफरेंशिएट करने के बाद सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ नहीं करना होता, पहले पार फिर अंदर वाली टर्म का इनटू करके सॉल्व करेंगे। और इनटू का लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं। जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया होगा तो आपने मना कर दिया होगा कि हमें नहीं पता इसका, हम इसको t मान लेंगे, मतलब t हो गया tan x। आपने dy बाई डी टी निकाला होगा जिसका रिजल्ट आया होगा 2t। आपने dt बाई डी एक्स निकाला होगा जिसका रिजल्ट आया होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। और याद करो, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए और dy बाई डी एक्स बच जाए। तो मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने पर t की वैल्यू पुट कर देना वापस 10x। ये देखो सेम ही आंसर है। तो वो लंबा तरीका जो है उसे हम सीधा सीधा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बस, और दिमाग में यही डालो। ठीक, चलो, 7th भी सॉल्व अब हो गया। आते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, 8 सिंपल है, मैंने 10th मार्क किया हुआ है, मैं 10th करा देता हूँ। 8 सिंपल है, ex इंटू कॉट एक्स, y इक्वल टू ex इंटू कॉट एक्स में। हाँ जी, मैं सीधा डिफरेंशिएट, अच्छा लिखना तो पड़ेगा तो ये लिख जरूर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमेशा लिखना पेपर में। शुरू कर दिया डिफरेंशिएशन, जैसे ही डिफरेंशिएशन पे पहुंचा इस वाले पार्ट के लिए प्रॉब्लम आ गई कि ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन है, और मल्टीप्लिकेशन में हम बिना रूल के सॉल्व नहीं कर सकते। तो रूल जो लगेगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और ये सिंपल सा रूल है कि दो चीजें गिवन हो या तीन चीजें गिवन हो या चार गिवन हो, एक एक करके सॉल्व करो। मतलब पहले कर दो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले को छोड़ देना, फिर प्लस अगला नंबर होगा दूसरे वाले के डिफरेंशिएशन का, पहला वाला एज इट इज छोड़ देना। तो EX का पता ही है कि EX चेंज होने पर EX ही रहता है, बदल गया बट सेम रहा, यानी चेंज का कोई इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं आता है। ये बदल के हो जाता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ जी, याद है ना, tan का सीकेंट स्क्वायर एक्स था, और tan को कॉपी कॉट करता था तो कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होगा। ये रिजल्ट आ गया फाइनल। एक काम ये कर सकते हैं हम बिल्कुल कि EX कॉमन लेकर के ऐसे रखते हैं। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 11 बस मुझे x की पावर n की वजह से लगा कि आप कहीं इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो शुरू करते हैं। y इक्वल टू x टू दी पावर n इनटू में cot x। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और फिर से अटक जाएंगे राइट साइड पर आते आते, क्योंकि ये वाला पार्ट भी गिवन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन समझ आए लगा दो प्रोडक्ट टू। लिखा पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन डैश लिख सकते हैं और पहला सेम। आगे नेक्स्ट ऑफ सिंपल क्या कर सकते हैं, पार आगे, क्योंकि ये फॉल कर रहा है एल्जेब्रिक की कैटेगरी में तो रूल सिंपल था डिफरेंशिएट करने का, पार आगे और सेम टर्म की पार पहले से एक कम कर देना। क्लियर है? पार जो गिवन थी वो आगे और उसकी पार एक कम कर दी हमने। हो गया डिफरेंशिएट। इनटू में cot x, इसका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x और xn। आप चाहो तो xn कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लेना और उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। फाइन, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। फाइनल आंसर अपने आप निकाल लेना। इसको ऐसे लिख देना और अब xn कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेना। अच्छा, कुछ का ना डाउट हो सकता है x की पावर n अब देख करके कि अगर x की पावर n है तो पार आगे करके जब हमने पार एक कम की तो ये सॉल्व किया ना अभी तो हमने खाली, इसका क्या हुआ? तो जवाब आपके सामने है। हमने कितनी बार x को x के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो सॉल्व करने पर आंसर ये कुछ आया था जिसको 1 लिखा जा सकता है। यानी वो अपने आप कन्वर्ट हो गया 1 के अंदर, इसलिए हमने कभी लिखा ही नहीं उसको। हम सिर्फ इसका इतना ही लिख करके छोड़ देते थे, बट सॉल्व वो पूरा होता था। आगे वाले पार्ट का रिजल्ट 1 के बराबर था, इसलिए हम दिखाते नहीं थे, वरना सॉल्व वो पूरा एंड तक होता है, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। चल, तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 करना है? हाँ जी, 12th करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस टू टू दी पावर एक्स टेन एक्स। अब देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले वही सब, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस टू टू दी पावर एक्स टेन एक्स। जब मैं डिफरेंशिएशन शुरू करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत सारे, हाँ जी, अब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो, यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और माइनस भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे हमें इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है माइनस सेकंड वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी कोई रूल नहीं लगा क्योंकि बीच में माइनस था, तो हमने कहा हर टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, हमने कर दिया। डैश का मतलब, चलो कर नहीं दिया तो कर देंगे अभी, मतलब डैश का मतलब है शुरू कर दिया डिफरेंशिएशन हमने। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, समझना इस बात को, जब आप पहले वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो तो ये ब्रैकेट इजीली डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और इसके अंदर मुझे रूल लगाना ही पड़ेगा जिसे कहा जाएगा प्रोडक्ट रूल। यानी हमने देखा कि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में था, तो सब्ट्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर जो भी दूसरी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन और जो लास्ट टर्म गिवन है उसका डिफरेंशिएशन। बट जब एक्चुअली में उसका डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे तो मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा कि वो टर्म जो हमें फर्स्ट टाइम पे डिफरेंशिएट करनी है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो बिना रूल लगाए ये पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता। रूल क्या कहता था? एक एक करके सॉल्व करो, पहले फर्स्ट का तो दूसरा सेम, प्लस दूसरे का तो पहला सेम। मैंने ब्रैकेट लगा के चल रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए हमसे साइन की। यहां भी सेम रूल, क्योंकि यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो इधर भी सॉल्व करने के लिए आपको रूल लगाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। आई होप आप पहचान पा रहे हो कि ये फंक्शन आपके एक्सपोनेंशियल का ए टू दी पावर एक्स वाले पार्ट से मिलता जुलता है और ये आपका ट्रिगो। तो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, टू एक्स का, फिर दूसरा सेम, फिर दूसरे का और पहला सेम।
ये है पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन। अभी अब आपको बस वैल्यूज निकालनी है डिफरेंशिएट करने के बाद। ये बस आंसर नहीं है, मतलब रूल हमने बता दिया कि क्या क्या डिफरेंशिएट होगा, बट आंसर नहीं है। आंसर कब माना जाएगा सही? जब आप एक एक टर्म जो डिफरेंशिएट होनी है उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो दोनों में से सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन करना है, पार आगे पार एक कम करके सेम रखना है। इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी सेम रहेगा। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। माइनस इन दोनों में से सिर्फ पहले वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ये आ जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग टू, जैसे कि हमने याद किया था, इंटू टेन एक्स, प्लस टेन एक्स को सॉल्व करने पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहां पर आ जाएगा टू टू दी पावर एक्स। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या करना है, कॉमन ले लो। जैसे यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और यहां से टू टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो। इतना ही करके आप छोड़ देना। ठीक, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 15 करा देता हूँ। 14 उसके जैसा ही है, तो मैं 15 करवा रहा हूँ। आप 14 अपने आप ही ट्राई कर लेना। देखो भाई, एक सजेशन है, क्वेश्चन जैसा दिखता है अगर वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो सिंप्लीफाई कर लो। आपका डिफरेंशिएशन का काम आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, जैसे सीकेंट एक्स को लिख दो कॉस एक्स माइनस वन, इधर भी यही कर लो, कॉस एक्स प्लस वन। आई होप एलसीएम लेना आ जाएगा। एलसीएम के बाद ही कट होगा, अभी नहीं कट हो सकता, एलसीएम के बाद ही कट होगा। यहाँ रिजल्ट आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा वन प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो पूछो। हाँ जी, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे आराम से मैसेज कर देना कि सर ये वाला पॉइंट में अटक गए थे, या ये वाला क्वेश्चन दोबारा करना, मुझे बता देना। ठीक है, तो शुरुआत हम क्लास की पहले उसी से कर लेंगे। चलो, ये हो गया वन माइनस कॉसिक्स अपॉन में यहाँ पर आ गया वन प्लस कॉसिक्स। वैसे तो ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिगो का स्पेशल फॉर्मूला लग सकता है। फिलहाल वो सब करने की जगह अब मैं इसे सीधा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो सीकेंड के कंपैरिजन में कॉस का डिफरेंशिएशन निकाल पाना हमारे लिए ज्यादा आसान है। हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो, जब इसे डिफरेंशिएट करने गए तो राइट वाला जो पूरा पार्ट है ये डिवीजन फॉर्म में गिवन है, और जैसे ही आपको समझ आए कि डिवीजन फॉर्म में गिवन है तो एक रूल काम करेगा जिसे कहा जाएगा क्वेश्चन रूल। अब हाँ जी, रूल क्या था, सिंपल, जो गिवन है चुपचाप उसका स्क्वायर करो डिनोमिनेटर से। रूल लिख देता हूं, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला सेम। कितना ही लंबा क्वेश्चन हो घबराने की जरूरत नहीं, रूल लगाते जाओ, आंसर 100% निकलेगा ही निकलेगा। साइन बस संभाल लेना कि साइन की गड़बड़ आपसे ना हो जाए, आंसर निकलेगा ही निकलेगा। अब देखो, ढंग से करना। वन एल्जेब्रिक कैटेगरी में आता है, और एल्जेब्रिक में वन के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, मानना पड़ेगा अपने आप से, और इसको सॉल्व करके जीरो मिलेगा। वन का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस कॉस एक्स बदल के माइनस साइन एक्स होता है, साइन कन्वर्ट कर दो, प्लस साइन एक्स आ गया। ये पहले वाले को सॉल्व करने के बाद का रिजल्ट है। अगले वाले के साथ कुछ मत करना, एज इट इज रख देना। सेम प्रॉपर्टीज यहां लगा दो जो हमने अभी किया पहले वाले के साथ, सेम। जीरो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये पार्ट एज इट इज छोड़ देना। ठीक है, फिर कह रहा हूं कोई दिक्कत हो जरूर बताना, क्योंकि बार बार हर चैप्टर में बोलते हो, नालायकों की तरह सुन लेते हो, समझते कुछ भी नहीं हो। ध्यान रखना, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर चैप्टर का बेस है। आने वाले जितने चैप्टर्स है सबका बेस है। तो पूरी कोशिश करो कि बेसिक बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाए, और एक बार आपको खुद भी मजा आने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। एक बार बस क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। क्लास में काफी हद तक तो याद कर लिए थे, बस आपको दिमाग को थोड़ा सा शार्प करना है। पढ़ो, याद हो जाएगा। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, इनसे कह रहा हूं बार बार कि कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व होगा तो छोड़ो मत, बेस वाला पार्ट जरूर क्लियर करके चल। ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए अंदर जब खुलेगा तो पहला माइनस आ जाएगा, सॉरी, पहले वाला प्लस आ जाएगा, अगले वाला माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब
नीचे कुछ मत करना, नीचे कभी भी सॉल्व मत किया करो, नीचे जो आ रहा है आने दो। 1 प्लस cos x होल स्क्वायर की फॉर्म में ही रहेगा। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट। एक मिनट, कुछ ज्यादा वैल्यूज नहीं आ रही है। सॉरी, मैंने ये पार्ट गलती से आ गया। हाँ जी, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ऊपर था प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स से कट, और आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2 साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पीछे अगर आंसर सीकेंड में गिवन होगा या टेन में गिवन होगा तो चेंज करके आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा 100%। चलो, ये भी डन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बच्चों को शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत में डालता है वो है ये। मैं इस वाले क्वेश्चन को पहले लंबे तरीके से ही समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर होना शुरू हो जाए। मान लो अगर मैं लंबे तरीके से करता तो मेरे लिए ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं था। जो चीज नहीं पढ़ी हुई उसको हटा दूंगा, टी लिख देता, यानी टी बराबर होता अंडर रूट कॉस एक्स के। फिर मैं टी को और थोड़ा छोटा करता क्योंकि हमने कभी रूट में कॉस एक्स नहीं पढ़ा, रूट में तो हमने एक्स पढ़ा हुआ है खाली। तो सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया और डब्लू को मान लिया कॉस एक्स के बराबर। अब आप देखो जरा, सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले इसका होगा एक्सपोनेंशियल का, फिर पार का होगा, और तब जाकर के नंबर आएगा किसी, अच्छा कॉट है, तब जाकर के नंबर आएगा कॉट का। पहले आप ब्रेक करके समझ लो, पहले एक्सपोनेंशियल का, फिर उसके बाद पार का, फिर उसके बाद जाके कहीं नंबर आएगा कॉट का। अब अगर मैं इस बात को यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं y इक्वल टू ई अंडर रूट कॉटेक्स में, तो सबसे पहले सॉल्व करते हुए, हाँ जी, सबसे पहले सॉल्व करते हुए मुझे इसे ex की तरह मान करके चलना है। ये क्वेश्चन ex की तरह मान करके चलना है, और अगर ये ex गिवन है तो ex को डिफरेंशिएट करने पर ex ही आता है। मैंने एक्सपोनेंशियल सॉल्व कर लिया। इस तरीके से समझो, एक्सपोनेंशियल में सॉल्व करके बैठ गया। अब बारी पार की है, और पार के अंदर भी सबसे पहले आप देख सकते हो, पार के अंदर भी सबसे पहले अंडर रूट फॉल करेगा, कॉटेक्स उसके बाद आएगा। अंडर रूट फॉल करता है तो बारी अब अंडर रूट को सॉल्व करने की, इनटू में नीचे यहाँ पे ई के साथ लिखना, इनटू में पार आगे, क्योंकि रूट का मतलब हाफ है, हाफ आगे कॉटेक्स की पार हाफ माइनस वन। ये पार भी सॉल्व कर दी मैंने। जैसे ही पार सॉल्व कर दी, अगला नंबर कॉट का है, और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स है। आप देख सकते हो, इंडिविजुअली भी करता तो सेम रिजल्ट मुझे करना पड़ता, पहले एक्सपोनेंशियल, फिर पार, और उसके बाद जाकर के कॉटेक्स का। तो वही बात आप यहां पर भी देख सकते हो। चलो और देखते हैं, और करते हैं क्वेश्चंस ई वाले। हाँ जी, एक क्वेश्चन में, अच्छा बुक के अंदर अभी तो नहीं मिल रहा, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे देता हूँ। सपोज ई tan इनवर्स एक्स क्वेश्चन गिवन है, ये मैं एक्स्ट्रा यहाँ लिख देता हूँ। सपोज ऐसा कुछ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स, और इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कैसे करूंगा, पहले समझना पड़ेगा कि पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आप अगर इसे सॉल्व करते तो पहले एक्सपोनेंशियल होता, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जिसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है, बट मैंने कर लिया डिफरेंशिएशन, भले ही सेम रहता हो बट मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। इनटू में अब बारी है इस वाले पार्ट की, सॉल्व करने पर tan इनवर्स x का सीधा डिफरेंशिएशन लिखा करो, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x की बारी, और डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखते हैं, ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी बुक का, ई साइन एक्स स्क्वायर, ये लेट बार बार डिफरेंशिएटिंग बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप भी करो कोशिश, मैंने छोड़ दिया तो आप भी नहीं लिखोगे, आदत डालनी पड़ेगी इसके, हमें नंबर होते हैं इनके। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पहले पड़ेगा, जब भी ई वाले क्वेश्चन है मतलब एक्सपोनेंशियल पहले पड़ेगा। ई टू दी पावर एक्स के वन है तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, यानी कोई झगड़ा नहीं, एक्सपोनेंशियल सॉल्व हो गया। अगला नंबर आता है इस वाली टर्म का, वो एंगल की पार है,
ट्रिगो की पार नहीं है, एंगल की पार है, ठीक है ना। तो पहले साइन थीटा दे रखा है हमें, आप इसे साइन थीटा समझो। अब बारी आती है पार के साइन थीटा के डिफरेंशिएशन की, जिसका आंसर कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर में बारी आएगी 2 की, पार की, तो पार आगे पार एक कम कर देना। जब ये भी सॉल्व हो जाए तो अगला नंबर एक्स का होगा, और एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद आपका रिजल्ट 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ जी, एक एक करके सॉल्व करो और सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लिखा करो, कुछ और मत करो। ई एक्स का ई एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस, फिर पार का, और उसके बाद फिर एक्स जो बचा था उसका। ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बुक के अंदर तो नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, लाइट गई अभी। हाँ जी, देखो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ई एक्स का, चलो मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये मान लेते क्वेश्चन हमारा। सॉरी, ई टू दी पावर में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। अब करना कैसे है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सिंपल रखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले एक्सपोनेंशियल का ex का ex से डिफरेंशिएट हुआ, बट सेम आंसर दे रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हो गया डिफरेंशिएट पर, ठीक। एक पार्ट सॉल्व हमारा ई वाला। अब बारी है इसको सॉल्व करने की। इनटू में जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो हमें पता है ये मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है प्रोडक्ट रूल। तो आप सीधा रूल लगाओ। रूल क्या लगेगा, इस तरीके से लिख दो, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे अभी, तो ये सेम रहेगा, ये पूरा डिफरेंशिएशन ही तो लिख रहा हूं, प्लस इसका नंबर आएगा और ये एज इट इज रहेगा। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब अभी आंसर भले ना लिखा हो, बट हमने बता दिया कि यही रूल लगेगा आंसर निकालने के लिए, ठीक। तो आप देख सकते हो कि उसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हमने कवर कर लिया इस रूल के अंदर। तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा करके, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू साइन इनवर्स एक्स, साथ में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई होप ये याद होगा आपको, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये रहा फाइनल आंसर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो वापस से अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब करना है हमें 17। कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी को लिखा जा सकता है ऐसे, ये पूरे फंक्शन की पार यहाँ 2 है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब आप बता सकते हो कि किसका ये डिफरेंशिएशन होगा, मतलब किसका पहले करना पड़ेगा। तो अंदर वाली टर्म से पहले एक पार है, पहले हमें पार का करना है। 2 आगे कॉस एक्स स्क्वायर की पार 2 - 1, आंसर्स मत देखो, क्वेश्चन देखो सीधा। क्वेश्चन में ये पार्ट डन, हमारा 2 वाला पार्ट डन। बारी इसकी है, हमारे लिए कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब हो, कॉस एक्स फोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कॉस थीटा है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये भी डन। अब बारी आएगी एक्स स्क्वायर की, उसमें पार है, तो पार को कर देंगे, 2 आगे एक्स की पार 2 - 1। जब ये सॉल्व हो गया तो अगला नंबर एक्स का, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये है हमारा फाइनल आंसर जो भी यहाँ निकल रहा है, सिंप्लीफाई आप देखते रहना इसको। डन। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 17 डन। 19 पर आ रहा हूँ। 19 में काफी बच्चे अटक सकते हैं। साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, हाँ जी जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, बात सिंपल सी, ये है तो पूरा मिलाकर के साइन थीटा। एंगल अजीब है, बट है तो साइन थीटा, और हम साइन थीटा के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, तो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का कॉस थीटा कर देना पहले तो। मैंने समझाया ही आपको, साइन थीटा था
कॉस थीटा ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन अभी नहीं होगा, अभी तो सिर्फ साइन का होगा। इनटू में बारी आएगी इस टर्म की, और इसके अंदर अंदर नहीं जा सकते, पहले पहले पार है और वो पार हाफ के बराबर है, तो हाफ आगे सेम टर्म की पार यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पार हाफ -1, पार भी सॉल्व। इनटू में अगला नंबर अब जा सकते हैं अंदर, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, सब मल्टीप्लीकेशन में है, जगह नहीं थी यहां लिख दिया मैंने। डन, ये रहा डिफरेंशिएशन आपका। चलो नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन मैं 21 करवा रहा हूं। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि राइट वाला पार्ट जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये डिवीजन फॉर्म में गिवन है, और जब भी डिवीजन फॉर्म में गिवन हो, जो रूल यहां काम करता है उसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल काम कैसे करेगा? सिंपल, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, और पहला पार्ट एज इट इज नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल। अब क्या कर सकते हैं हम? अब तो सिंपल, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड वाला एज इट इज। अब इसके डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हो कि पहले रूट आ रहा है फिर अंदर की टर्म आ रही है, तो रूट का मतलब हाफ होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पार पहले से एक कम कर देना, फिर अंदर वाली टर्म का 0 माइनस 2x यानी इसका, और फिर x वाला पार्ट एज इट इज नीचे स्क्वायर करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन में आपको बता चुका सॉल्व कैसे करना है, अपने आप सिंप्लीफाई कर लेना इस वाले पार्ट को भी। चलो ये भी डन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमें गिवन है कॉस साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये दो फंक्शन है या एक फंक्शन, वो तो इस बात से डिसाइड हो पाएगा कि गिवन क्या है। तो हमें गिवन है कॉस थीटा, मतलब ये एक ही फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग सकता, लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था? माइनस साइन थीटा, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर ये पार्ट सॉल्व। इनटू में अगले पार्ट की बारी है, ये गिवन है साइन थीटा, तो हमें पता है साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये रहा कॉस थीटा, ये पार्ट भी पूरा हो गया। इनटू अब बारी आती है अंडर रूट वाले पार्ट की, और अंडर रूट वाले पार्ट का रिजल्ट होगा हाफ ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पार हाफ -1, और ये रूट भी सॉल्व। अगला नंबर है ए एक्स प्लस बी का, ए एज इट इज, एक्स का 1 और बी का 0, ये आपका फाइनल आंसर हो। ये भी सिंपल, कॉस थीटा का हो गया। जब ये सॉल्व हो गया तो आगे बढ़ो, साइन थीटा बचा उसका कर दिया। जब ये सॉल्व हो गया तो आगे बढ़ो, पार का ये भी हो गया, पार के बाद लास्ट वाली टर्म का। इस तरीके से हमें सॉल्व कर, ठीक है, एक एक करके सॉल्व सब कुछ होगा। बट आपको ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा कि कॉस थीटा में माइनस साइन थीटा ही आना चाहिए, गलती से ये चीज यहां मत लिख देना, गलत हो जाएगा फिर तो वो। ठीक है, चलो बढ़ सकते हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 26। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। हाँ जी, क्या करें इस क्वेश्चन में? तो देखो, y इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन में ई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन हमारा। सिंपल सा रखते हैं हम इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि डिवीजन में कुछ नहीं सोचना, डिवीजन में मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन पहले वाले का, दूसरे वाला से, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ऊपर प्लस है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला सेम, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहले वाला सेम। लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। फिर भाई, जब ये पार्ट हमारा सॉल्व हो ही गया। हाँ जी,
जब ये पार्ट हमारा सॉल्व हो ही गया, मतलब लिख दिया कि कौन सा डिफरेंशिएट होना है, तो डिफरेंशिएट करना कौन सी बड़ी बात है। EX का सॉल्व करने पर EX होता था और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो लिखते नहीं थे। बट E की पार अभी अभी सीखा ना हमने, E का, E की पार -x अगर डिफरेंशिएट होने के लिए आ जाए, तो E की पार -x का पहले तो -x होगा, जब इसकी बारी आएगी तो सॉल्व करने पर -1 साथ में आएगा। भूल गए क्या? जैसे EX² का सॉल्व करते हैं तो EX² को डिफरेंशिएट करने पर EX² तो आएगा ही आएगा। आपने एक्सपोनेंशियल सॉल्व किया, साथ में इनटू में x² को सॉल्व करके 2x आता, पार का अलग से सॉल्व करते थे। वैसे ही पार -x है तो उसको सॉल्व करने पर -1 आएगा। ये चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो मैं डिफरेंशिएट करना शुरू कर रहा हूँ, EX का EX, E-x का भी E-x, बट उस माइनस जो पार में गिवन है, साथ में ये रिजल्ट जरूर आएगा। ऐसा ही कुछ यहां भी करना, EX माइनस E-x और -x का यहां जरूर लिखना, ये रिजल्ट एज इट इज। चलो क्लियर यहां पर, बढ़ते अब आगे नेक्स्ट में। हाँ जी, बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आगे वो सॉल्व कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, यहां मैं लिख रहा हूं साइन 1 + x² अपॉन में 1 - x²। बस अब ज्यादा नहीं बचे हैं, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी छोटे छोटे से हैं, अब इतने लेंथी क्वेश्चंस कोई नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। देखो फिर से वही कहानी, मान लिया y, क्योंकि साइन थीटा की फॉर्म में गिवन है, अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये एक ही पूरी ट्रिगो का पार्ट है। तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो साइन थीटा मान करके सॉल्व करना। dy/dx इक्वल टू साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। ये पार्ट सॉल्व करने के बाद जब मैं थीटा सॉल्व करने जाऊंगा तो ये डिवीजन में गिवन है, और मैं सीधा उस डिवीजन का रूल लगा रहा हूं, और रूल जो लगेगा वो है क्वोशंट रूल, यानी 1 - x² का स्क्वायर 1 + x² डैश 1 - x² माइनस 1 - x² डैश और 1 + x², ये हो गया आपका आंसर। हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो सॉल्व कर लोगे ना, सिंपल है, ब्रैकेट मतलब आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कराना है, फाइनल आंसर निकल जाएगा वहां से। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 27। क्वेश्चन नंबर 31, लॉग सीकेंट x + tan x है। बहुत अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बाद में प्रूविंग के भी काम आता है, कुछ केसेस में ये प्रूविंग के भी काम आता है। मुझे हैंग हो गया, अच्छा, चल गया। हाँ जी, तो वही कहानी y = log, यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे डिफरेंशिएशन आसान है बट बाद के लिए प्रूविंग के भी काम आता है। तो ट्रिक आपको दिखाता हूँ क्या है, मजेदार एक ट्रिक। डिफरेंशिएट आप कर देना, dy/dx निकाल लेना। log x अगर होता था, चेन रूल लग रहा है, log x होता था तो जो भी log के साथ गिवन होगा वो सीधा फ्रैक्शन में आता था। log का ये डिफरेंशिएशन था, हमने log सॉल्व कर लिया। ये सिर्फ log का डिफरेंशिएशन है, log x का 1/x इनटू, अब बारी इसकी है, इनटू में सीकेंट x का हो जाएगा सीकेंट x tan x, और tan x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो मजेदार बात क्या थी इसके अंदर, ये कि ऐसा क्वेश्चन जब 4 नंबर या 6 नंबर में आएगा तो आपको लास्ट पार्ट देना होता है, जो कि काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। बस इसी की आदत हमें डालनी है कि हम इससे, ऐसे क्वेश्चन से, उस सिंप्लीफाइड आंसर तक पहुंच पाए, ये आंसर आपको मिलेगा। चलो ये भी डन। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एक पेज पूरा मैं कंप्लीट कर लूंगा आज। tan sin x, हाँ जी, फिर वही y मान लो, और ये tan थीटा की तरह ही है, अलग अलग नहीं है। tan x इंटू साइन एक्स होता तो दो अलग होते, प्रोडक्ट लगा सकता था, बट अभी तो फिलहाल tan थीटा की फॉर्म में गिवन है, यानी एंगल का काम यहाँ पे साइन एक्स कर रहा है। तो dy/dx का आंसर हो जाएगा tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा। पहले मैंने tan को सॉल्व कर लिया,
और अगला नंबर साइन एक्स का है, कॉस एक्स हो गया, फिर उसके बाद अगला नंबर एक्स का है, आ गया, हाँ जी, अगला नंबर एक्स का है, और सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा इंटू 1। आई होप ये समझ आ गया। आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट अप, ये हो गया 36 क्वेश्चन। 36 के बाद बारी आती है 37 की। साइन साइन एक्स, बिल्कुल ऐसा ही सेम, साइन साइन एक्स। तो ये साइन स्क्वायर कुछ और किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये पूरा एंगल की तरह काम कर रहा है, थीटा की तरह काम कर रहा है। तो आपको उसी हिसाब से साइन थीटा और फिर थीटा को सॉल्व करना होगा। चलो देखो, डीवा बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा, जिसका मतलब हो जाएगा कॉस थीटा, फिर बारी आएगी साइन थीटा की, साइन थीटा को सॉल्व करके लिख देना कॉस थीटा, और इसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 1। सिंपल। बस अब दो क्वेश्चन और छोटे छोटे से ही हैं। ये था 37, 40 क्वेश्चन, 40th करना था हमने। लॉग साइन एक्स स्क्वायर, आई होप सिंपल लगेगा। अब अगर ये लॉग है तो लॉग के साथ जो भी गिवन होता है वो 1/, की फॉर्म में आता है डिफरेंशिएट होने के बाद, तो ये भी आप इसको x की तरह मान के चलो, और अगर ये x की तरह है तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। लॉग हमने सॉल्व कर लिया, लॉग सॉल्व होते ही अगला नंबर आ जाता है साइन थीटा का। साइन थीटा का पता ही है कॉस थीटा होता है, ये भी सॉल्व, और एक्स स्क्वायर का 2x पार सॉल्व, और अंदर वाला x सॉल्व इनटू 1। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 42 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42, साइन ई एक्स स्क्वायर। चलो करके देख लेते हैं वाला भी। y इक्वल टू साइन ई एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ई एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए, तो सॉरी सॉरी ये अच्छा सॉल्व हो गया, मतलब साइन थीटा गिवन था, साइन थीटा को हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब आगे आते हैं, ये हो गया सॉल्व, आगे आते हैं थीटा पर। थीटा में एक्सपोनेंशियल है, ई एक्स है, तो ई एक्स का ई एक्स हो गया, ये भी सॉल्व कर दिया। अगला नंबर पार का है, इनटू साथ में करना, पार में नहीं इनटू साथ में करना। एक्स स्क्वायर में पहले पार सॉल्व कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। आपका होमवर्क आज का है 1 to 20 में दे चुका था, आपको 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक अभी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 45 तक अभी ट्राई करना है, और इसके बाद हाँ जी, फिर इसके बाद देखते हैं कि बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कराऊं, डिपेंड करेगा डाउट्स कितने आ रहे हैं। नहीं तो मैं इसको भी अगली बार के लिए होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहो, टाइम हो तो बिल्कुल ट्राई करना, बस मैं आपको समझा दूं, कोई भी क्वेश्चन बोल्ड वाला भी मत करना, बिल्कुल बोल्ड वाले क्वेश्चंस अभी मत करना, बाकी सब आप ट्राई करना। बोल्ड क्वेश्चंस अभी आप इग्नोर करो, क्योंकि कुछ के अंदर लॉ की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो वो आपने पढ़ी नहीं हुई, तो अब अभी आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस, ठीक है, ये छोड़ दो। बस इसके बाद बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर आराम से हम वो पार्ट शुरू कर सकते हैं, और जल्दी भी हो सकता है वो पार्ट जो हमने आगे पढ़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।